अगर किसी के पास 5,000 बर्ड हैं तो वो सबसे बड़ा फार्म गिना जाता था इस एरिया में। तो इस तरह से सब कुछ मैनुअल था सारा कुछ, और कोई रिकॉर्ड रखने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती फार्मर से। पोल्ट्री इंडस्ट्री में किसी परिचय के मोहताज नहीं है डॉक्टर के अरोड़ा जी। आज हम उनके साथ मौजूद हैं और उनका 50 साल के तजुर्बे में क्या नई चीज़ें रही, क्या पोल्ट्री में उतार चढ़ाव रहे, अंडा कैसे बिकता था पहले, ये सारी चीज़ें आप उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। तो आपका सर 1972 में आप पोल्ट्री में आपने बताया, तो वहीं से मैं शुरुआत करना चाहूँगा, वहीं से मैं जानना चाहूँगा कि उस टाइम पे पोल्ट्री कैसी थी। 1972 में ब्रॉयलर तो था ही नहीं। ब्रॉयलर सुना ही नहीं जाता था, ना ब्रॉयलर के फार्म थे कोई भी। सिर्फ कॉकरेल बिकता था मीट के लिए, या लेयर, स्पेंट लेयर बिकती थी। लेयर जितनी थी वो सारी डीप लिटर के ऊपर रहती थी, और उसी में नेस्ट, चाहे टोकरा पड़ा हो चाहे पेटी पड़ी हो अंडा कलेक्ट करने के लिए, तो वही होता था। और फार्म, अगर किसी के पास 5,000 बर्ड हैं तो वो सबसे बड़ा फार्म गिना जाता था इस एरिया में। तो इस तरह से सब कुछ मैनुअल था सारा कुछ, और कोई रिकॉर्ड रखने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती फार्मर से, क्यों करके अब एक शेड के अंदर मान लीजिए 8,000 मुर्गी या 5,000 मुर्गी लिटर में पड़ी हुई है, तो उसकी कैसे गिनती करेंगे कि कितनी मुर्गी है। तो अंडा गंदा होता था सब कुछ, नीचे लिटर में भी काफ़ी सारा अंडा मिल जाता था। बीमारियां और किस्म की थीं, जैसे ज़्यादातर फाउल पॉक्स, कॉक्सीडियोसिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी लेयर फार्म में भी, और रानीखेत बहुत आती थी। ये सारी बीमारियां थी अलग अलग किस्म की। और फार्म जो थे, जो फार्मर थे, वो ज़्यादातर सब ऐसे थे जो बेचारे फार्म के ऊपर ही रहते थे और काफ़ी फार्म के साथ जुड़े हुए थे। कोई बड़े यूनिट नहीं थे, तो वो फार्म के साथ ही रहते थे हमेशा गांव में। ये था पोल्ट्री का सीन उस वक़्त। तो ये 1972 से लेके तकरीबन आप समझ लीजिए कि 1976 तक यही हालात पोल्ट्री के थे। उसके बाद केज आने शुरू हो गए, और ब्रॉयलर भी आ गया बीच में थोड़ा बहुत। हालांकि उसकी मार्केटिंग उस वक्त काफ़ी मुश्किल थी, पर वो शुरू हो गया था। ये इस तरह की पोल्ट्री फार्मिंग थी, और ये पॉकेट्स नहीं थे कि जैसे मान लीजिए आज के दिन में नामाकल या फिर बरवाला या इस तरह के एक ही जगह पे ज़्यादा फार्म हो, ऐसा नहीं था। ये सब धीरे धीरे बाद में बनना शुरू हो गया था। और उसमें सबसे पहले तो नमक्कल में बना था साउथ में, जबकि वहाँ एक छोटे एरिया में 65 लाख मुर्गी थी। पर तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है 1979 या ऐसे कुछ 80 में गुम्बोरो पहली बार नमक्कल में आई, और आधी मुर्गी मर गई, तो आधे ही रह गए वहाँ पर फार्म। पर फिर भी आज के दिन में देखिए तो वहीं फिर दोबारा मुर्गी वहीं सारी की सारी इकट्ठी हो गई है। और बरवाला का तो सब जानते हैं कितनी मुर्गी है वहाँ पर, एक छोटे एरिया में। तो अब ये सारा कुछ होने के बाद में पोल्ट्री की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं, क्यों करके जैसे जैसे इकट्ठे फार्म होते जाएंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बढ़ती रहेंगी हमेशा। उस वक़्त फीड जो थी वो एक छोटा सिंपल इंग्रेडिएंट से बनती थी। सोयाबीन नहीं यूज़ होती थी, सोयाबीन का तो नाम भी कोई नहीं जानता था। ज़्यादातर ग्राउंडनट केक, इवन जो डी ऑयल्ड ग्राउंडनट केक है वो भी बाद में आया। पहले सीधा ग्राउंडनट केक ही यूज़ होता था, और फिश मील यूज़ होती थी ज़्यादा। तो इस तरह से उस वक़्त फीड बड़ी सिंपल बनती थी, उसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होते थे। फीड मिल्स भी बहुत कम थी, कहीं कहीं थी, और वो ज़्यादातर वो कस्टम मेड होता था कि जो फार्मर चाहे वो इंग्रेडिएंट चूज़ करके अपने फार्मूला के हिसाब से वहाँ फीड बनाता था। ब्रांडेड फीड एक दो थी, जैसे हिंदुस्तान लीवर था उस वक़्त भी, या टॉमको था टाटा। इस तरह से दो तीन कंपनियां काम करती थी
बाद में और भी आई, जैसे भंडारी क्रॉसफील्ड आई, उसके बाद कुछ आई उसके बाद कंपनियां। पर मैक्सिमम फार्म के ऊपर खुद ही फीड बनाते थे और सिंपल इंग्रेडिएंट्स से 5-6 इंग्रेडिएंट्स से यूज़ हो जाता था सारा काम। तो ये तो जैसे जैसे फार्म का साइज़ बढ़ता रहा तो ये चला काम सारा। अंडा ज़्यादातर लोकल ही बिकता था। ट्रांसपोर्टेशन जैसे अब आज के दिन में हम बरवाला से असम भेजते हैं या नमकल से कलकत्ता आता है, उन दिनों में नहीं था। ज़्यादातर लोकल कंजप्शन ही होती थी, छोटे एरिया में हो जाती थी, जैसे सिटीज़ में हो गई। तो अब वो बदल गया है और बदलना भी चाहिए। जो अच्छा काम हुआ है वो भी ठीक है कि अब, पर अभी भी आज के दिन में अगर आप देखिए तो आज हम कहते हैं जी ये कंजम्पशन सेंटर हैं और ये प्रोडक्शन सेंटर हैं, जो मैं सोचता हूँ कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि हमने सारी प्रोडक्शन एक जगह कंसंट्रेट कर दी और कंजम्पशन कहीं और है। अगर आप हरियाणा की बात ही लीजिए तो हरियाणा में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं, ज़्यादातर, और मैक्सिमम अंडा प्रोड्यूस होता है। वो कंजम्पशन नहीं है वहाँ, कुछ भी कंजम्पशन सारी बाहर है। तो ये पता नहीं ये क्या हुआ, पर जैसे भी हुआ ये सब कुछ सालों में हो गया। तो अभी भी क्या हो रहा है कि अभी भी जो नए फार्म बनते हैं वो उसी ढर्रे पर उसी जगह पे बन रहे हैं। कोई भी ये नहीं सोचता कि मैं इससे अलग जाके अलग तरह का फार्म बनाऊं, इसको मॉडर्नाइज करूं। तो अभी मेरे को लगता है कि जैसे अभी जो फीड कॉस्ट है या जो बाकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई हैं, जब तक हम इसको मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, मुर्गी को वो नहीं देंगे जो उसको चाहिए, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी आने वाले टाइम। जी, तो सर 1973-72 के बाद कोई इनोवेशन, कोई ऐसा खास इनोवेशन पे थोड़ा प्रकाश डालिए। जैसे पहले आप बता रहे हो कैलिफोर्निया केजीज नहीं थे, केजीज आ गए, तो ऐसा और कोई इनोवेशन इसके बारे में बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबको पता है, सब फार्मर जानते हैं, और कि मुर्गी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देगी जब वो उसके लिए टेम्परेचर मिलेगा 25 से 26 डिग्री सेल्सियस की बीच में। अगर उससे कम मिलता है तो मुर्गी ज़्यादा फीड खा जाती है, और अगर उससे ज़्यादा होता है तो मुर्गी प्रोडक्शन कम देती है, फीड भी कम खाती है। और दोनों जगह के ऊपर मुर्गी को स्ट्रेस आता ही आता है। तो जब तक हम मुर्गी को स्ट्रेस से नहीं बचाएंगे, चाहे वो अंडा देने वाली मुर्गी है चाहे वो ब्रॉयलर है, अगर उसको हम नहीं बचाएंगे स्ट्रेस से, उसको हीट स्ट्रेस भी देंगे और विंटर स्ट्रेस भी देंगे, और तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकेंगे। और उसके लिए एक बड़ी हैरानगी की बात है कि जैसे हमारे आसपास के मुल्क की जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान ले लीजिए या बांग्लादेश ले लीजिए या श्रीलंका ले लीजिए, और ये कोई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है हमसे ज़्यादा, इवन नेपाल ले लीजिए, तो आपको ये जिस तरह के फार्म हमारे यहाँ पर हैं ये वहाँ नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो बहुत कम मिलेंगे। हमारे यहाँ अभी भी पुराने ही तरीके से फार्म बनते जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ना हमारा टेम्परेचर कंट्रोल है, ना हमारा ह्यूमिडिटी कंट्रोल है, ना हम अमोनिया गैस से बचा सकते हैं बर्ड को। तो अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो जो इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, चाहे वो फीड की हो चाहे चिक्स की हो, तो हम कहाँ जाके इसको सरवाइव करेंगे। ये मेरे लिए बड़ी सोच की बात है। ये सोचना पड़ेगा हमें कि जैसे दुनिया में सारे में आज के दिन में तकरीबन 90% मुर्गी जो है वो क्लोज्ड हाउसेस में है। हैरानगी होगी आपको, कोई थाईलैंड में बाय गवर्नमेंट लॉ आप मुर्गी ओपन फार्म में नहीं रख सकते, और ये उन्होंने तब किया जब उनके पास भी बर्ड फ्लू पहली बार आया और उनको बहुत बड़ा झटका लगा। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अब हम अलाउ नहीं करेंगे आपको ओपन फार्म करने के लिए। पर हमारे यहाँ आज भी जो नए फार्म बन रहे हैं वो ओपन फार्म बनते हैं। तो ये कम से कम इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हम इस तरह से कैसे सर्वाइव करेंगे। जब हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी लो रहेगी, हम फीड वेस्ट करेंगे जो इतनी महंगी हो चुकी है, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, ये सोचना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी जो दुनिया भर में पिछले कई साल से सारे पोल्ट्री फार्मर्स ने अडॉप्ट की है,
चाहे वो, जैसे मैंने बोला, चाहे वो डेवलप्ड मुल्क हैं चाहे वो नहीं है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जी ये सोचना पड़ेगा। जी। तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ मेरे साथ शेयर की इंटरव्यू से पहले। मैं चाहूँगा वो डॉक्टर साहब आपके साथ भी शेयर करें। डॉक्टर साहब ने बताया कि हर 3-4 साल बाद सुनने को मिलता है, जब से डॉक्टर साहब पोल्ट्री में है, कि पोल्ट्री ख़त्म होने वाली है, पोल्ट्री बंद होने की कगार पर है। जैसे पोल्ट्री फार्मर्स, कई फार्मर्स जिन्होंने 10,000 से शुरू किया वो आज 2 लाख का फार्म अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन जिनका कई बार 3-4 लाख का फार्म था, 2 लाख का फार्म था, उनके फार्म बंद हो गए हैं। तो काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो डॉक्टर साहब ये दर्शकों के साथ भी साझा करिए जो आप बता रहे थे। हाँ, ये तो मैंने अपनी सारी इसमें 50 साल के प्रैक्टिस में देखा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे यहाँ सारे फार्मर को आती ही रहती है। चाहे वो अंडे का कम रेट हो, जो कि हमारे यहाँ रहता ही रहता है, कभी जैसे श्रावण आ गया या कुछ हो गया, जो भी है, नवरात्रि आ गई, कुछ भी है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। और कभी कुछ आ गया, जैसे पहले, जैसे मैंने बताया, काफ़ी साल पहले गुम्बोरो आई पहली बार, तो उसने काफ़ी नुकसान किया सारे पोल्ट्री का। इसी तरह से फीड की कॉस्ट कई बार बढ़ी है, ये पहली बार नहीं बढ़ी है कि सोयाबीन का इतना कॉस्ट हो गया, ये हो गया, दूसरी चीज़ों की भी कॉस्ट बढ़ती रहती है। तो ये मेरा अनुभव रहा है कि हर चौथे 5वें साल ये सुनने को मिलता है, जहाँ भी मैं फार्मर के पास जाता हूँ या किसी भी जगह बैठता हूँ, कि जी ये तो अब ख़त्म हो गया काम, अब क्या करेंगे, अब तो नहीं कुछ कर सकते। आज के दिन में ये सुनने को मिल रहा है कि इतनी फीड अगर कॉस्ट हो गई तो हम कहाँ सर्वाइव करेंगे जी। तो ये हर चौथे 5वें साल होता है, जिसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, बिकॉज हर इंडस्ट्री में होता है। ये सिर्फ पोल्ट्री इंडस्ट्री में ही नहीं होता है, हर इंडस्ट्री में होता है। पर दूसरी इंडस्ट्री और पोल्ट्री इंडस्ट्री में यही फ़र्क है कि वो लोग ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, इकट्ठे होकर काम करते हैं। अगर आप छोटा पोल्ट्री के सर्कल में ही देख लें तो क्लेफमा भी तो एक एसोसिएशन ही है ना जी, फीड मैन्युफैक्चरर की एसोसिएशन है। वो कितना बढ़िया काम करते हैं, अपना एसोसिएशन इकट्ठी होकर काम करती है और बहुत कुछ बेनिफिट लेती है उससे। बहुत दुख से कहना पड़ता है कि मैंने इतनी अपनी उम्र में कोई भी पोल्ट्री की फार्मर की एसोसिएशन ढंग से चलती हुई नहीं देखी। कोई भी चाहे बनी, चाहे वो अच्छी बनी, बुरी बनी, ज़्यादा बड़ी बनी, छोटी बनी, थोड़े दिन ही चली, 2 साल बनी, 4 साल चली, उसके बाद वो ख़त्म हो गई जी। हमारे यहाँ एसोसिएशन ही नहीं चलती हैं, तो हम क्या लॉबी करेंगे, कैसे आगे सीखेंगे जी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम आपस में मिल के काम करें, उससे बहुत कुछ हमें मिल सकता है जी। तो वो मिल के काम करने का भी ये है कि अब क्लेफमा को अगर आप देखिए, चाहे वो बड़े बड़े फीड मिल की एसोसिएशन है, पर वो प्रोफेशनल लोग चलाते हैं, मैनेजर्स हैं जो उसको देखते हैं कैसे चलाना है। हमारे यहाँ वो ऐसी एसोसिएशन आज तक नहीं बनी है कोई भी, पर वो बहुत ज़रूरी है। जो बनी भी हैं, जैसे पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, काम कर रहे हैं, पर कितने एक्टिव हैं, कितने मेंबर हैं उसमें, ठीक है। एनईसीसी बनी, पर एनईसीसी बनी तो इसलिए थी कि अंडे का रेट निर्धारित करेगी जी। पर मैं क्या अंडे का रेट करूंगा एनईसीसी का मेंबर होते हुए, जब तक मेरे पास उसको अंडे को खरीदने की कैपेसिटी नहीं जी। अगर मैं ये कहूँगा कि एनईसीसी की तरफ से आज का रेट 400 रुपये है, अगर आपका अंडा नहीं बिकता है 400 में तो मुझे दे दीजिए, एनईसीसी खरीद लेगी, तो मैं अंडे का रेट करूँगा जी। पर अगर मैं ऐसे ही बोल दूंगा 400 रुपये रेट है, तो उसमें क्या फ़ायदा है। तो ये सोचना पड़ेगा कि हम चाहे रीजनल लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस बनाएं, आपस में मिल के काम करें, प्रोफेशनल तरीके से काम करें, ताकि उससे सबका फ़ायदा हो। ये सोचना पड़ेगा जी। ये डॉक्टर साहब ने जो बात बोली ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और जो एसोसिएशंस की बात डॉक्टर साहब ने बोली है, और पोल्ट्री में मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए कृषि से जुड़ा हुआ है। जो कृषि है, जो हम खेती बाड़ी की बात करते हैं, मान लिया उनमें एमएसपी है, बेशक वो मिलता है या नहीं मिलता वो अलग विषय है, वो अलग चर्चा का विषय, लेकिन पोल्ट्री में कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है ही नहीं रेगुलेट करने के लिए।
और जो सारे पोल्ट्री फार्मर्स हैं वो सारे असंगठित हैं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही ज़रूरी बात बोली है कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक अच्छी एसोसिएशन नहीं बनेंगी, तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे अच्छे ढंग से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर के.एस. अरोड़ा साहब का इतनी महत्वपूर्ण बात उठाने के लिए, और उम्मीद करता हूं जो भी फार्मर भाई इस वीडियो को देख रहा है वो इस बात को ज़रूर सोचेगा। और अंत में धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर डॉक्टर साहब का, जो इतना कीमती समय दिया है अपने समय से निकाल कर। और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पसंद आती है आपको ये वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी पोल्ट्री से जुड़ी जानकारी के लिए। धन्यवाद।